टैक्सेशन जब हम लेंगे तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है ना करंट टैक्स का। तो यहां जब आप बैलेंस लिखेंगे ना ओपनिंग, तो इस बैलेंस के अंदर दोनों बैलेंस लिखने हैं, करंट भी और डेफर्ड भी, यानी ये C प्लस D, करंट प्लस डेफर्ड। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो भी करंट प्लस सर डेफर्ड। जी सर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा बता दें शुरू से। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैं तो ये बोल रहा था कि जब दोनों टैक्स दिए हों, करंट भी और डेफर्ड टैक्स भी दिया हो, तो आपने करना ये है कि दोनों टैक्स को प्लस करके ओपनिंग बैलेंस लिखना है। यानी कि एक बैलेंस शीट में दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट टैक्स, और एक दिया होगा डेफर्ड टैक्स। दोनों को प्लस करो, वही ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है, सम टाइम डेफर्ड टैक्स एसेट भी होता है, लाइबिलिटी भी होती है और एसेट भी होता है। ये तो मैं लाइबिलिटी के केस में बता रहा हूँ ना, और अगर एसेट हो तो फिर यहाँ डेबिट साइड पे आएगा, बस सिर्फ फर्क इतना है। करंट टैक्स रहेगा ही क्रेडिट, लेकिन डेफर्ड टैक्स डेबिट हो जाएगा। मसलन उस सूरत में ओपनिंग बैलेंस दो आएंगे, बैलेंस BF ओपनिंग बैलेंस करंट टैक्स का इस साइड पे आएगा और डेफर्ड टैक्स का डेबिट साइड पर आएगा। ये डेफर्ड टैक्स का डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। और इसी तरह जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लूंगा तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेफर्ड टैक्स का यहां आ जाएगा और करंट टैक्स का यहां आएगा। ये जो मैंने दूसरी सिचुएशन बनाई है ना, ये तब करेंगे व्हेन डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, और ये ऊपर वाली तब होगी जब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बस बाकी वही चीजें हैं, बाकी कोई फर्क नहीं। टैक्स एक्सपेंस और कैश वो उसी तरह रहेगा, वो इसमें भी उसी तरह आएगा, उसमें भी उसी तरह है। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने चेक करने हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर इसका जो 7 पॉइंट है कि हमें सर इसको ट्रांसफ़र किया था ₹20 मिलियन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सर इसको क्या करना है? अच्छा, जो अमाउंट आपकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रही है ना, वो रिटेन्ड अर्निंग से निकलती है। तो जब आप रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे ना, रिटेन्ड अर्निंग का, जहां जरूरत पड़ेगी लाइक डिविडेंड निकालने के लिए या किसी और पर्पस के लिए आपको ये निकालना होगा, तो यहां जनरल रिजर्व आप डेबिट साइड पे लिखोगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक तो ऑब्वियसली मैं जरा आपके लिए डिसाइड कर दूं टेस्ट का, कैश फ्लो का। जैसे मैंने कहा था कैश फ्लो का ज़्यादा टेस्ट होगा, और कैश फ्लो का टेस्ट मैं लूंगा इंशाल्लाह फ्राइडे को रख लेते हैं। फ्राइडे को क्या डेट आएगी? 27 है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 30/4/2021। ये नोट कर लीजिएगा सर। जी। सर ये इनडायरेक्ट मेथड से सर एक क्वेश्चन नहीं करवा दे सर, बहुत प्रॉब्लम्स है सर डायरेक्ट मेथड से सर। डायरेक्ट मेथड से करवाया तो था, और कौन सा करवा दूं? सबसे मुश्किल सवाल तो मैंने करवा दिया था यार। सर ये वो जो यूनिवर्सल है सर, वो ये जो थर्ड क्वेश्चन था सर। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ बस।
जी थर्ड क्वेश्चन निकाल लें, यूनिवर्सल। अच्छा जब क्वेश्चन पहले देख लो, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अच्छा अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखो तो 2 साल की दी हुई है, एक ऑब्वियसली 2017 की, एक 2016 की। हेड ऑफ आइटम तो जरूरत नहीं, इनकम स्टेटमेंट गिवन है। नीचे लिख रहा है एडिशन इंफॉर्मेशन में 60% of sales were made on credit. Then UL maintains a provision for doubtful debts at 6%. During the year, total receivables 7 million were written off. Depreciation expense 22.5 million. 70% of depreciation was charged to cost of sales. Other income comprises of gain of 3 million on disposal of vehicles, maintenance income of 8 million, and discount of 10 per debenture which were redeemed during the year. ठीक है। अच्छा अब इसमें स्टार्ट करें। देखें आप डाटा पढ़ते हैं और कहते हैं जी पता नहीं ये चीज कहाँ आई, ये कहाँ आएगी, इस चक्कर से निकलें। ये मैंने पहले दिन समझाया था आपको। पहला काम ये है कि आप लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड में मुझे पहली चीज क्या चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब इनकम स्टेटमेंट यहां तो दी हुई है ना, उसको सामने रखो। पहली आइटम क्या है, सेल्स, तो मैं लिखता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। और इसके लिए वर्किंग वन बना दो जी। कौन सा अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट, ठीक है, जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। एडजस्टमेंट में सिर्फ बैड डेट्स वगैरह दिए हुए हैं, ऊपर आइएगा जी। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए 68,000 और 56,000, ठीक है। और इसकी जो प्रोविजन है वो कहाँ दी हुई है, सर 6%। एडजस्टमेंट में आइएगा, यूएल मेंटेन प्रोविजन, ठीक है 6%, ओके। ये भी अभी निकल आता, कोई मसला। प्रोविजन क्रेडिट साइड पर तो नहीं दी हुई, दूसरी साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अनअर्न्ड मेंटेनेंस है, एक्रूड लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट पेबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिबेंचर्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन, ठीक है। सो अब आइए, तो अब आप अकाउंट बनाओ इसमें ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं, वर्किंग नंबर 1। अब इसका ओपनिंग बैलेंस देखो कितना गिवन है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 56,000, लेकिन आपने 56,000 नहीं लेना, ये नेट है, यानी इसके अंदर प्रोविजन लेस हुई हुई है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस इससे ज्यादा है, क्योंकि वो कह रहा है कि कंपनी जो है 6% प्रोविजन मेंटेन कर रही है। तो फिर रिसीवेबल जो ये नेट होते हैं जो यहां पर आ रहे हैं, तो आप इसको ग्रॉस अप करें। ग्रॉस अप करने का तरीका क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना उसने 56,000, और इसको 100/94 करो, कितना आ गया, बोलिए। सर 59574। 59574, 4। ठीक है। इसी तरह मैं पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेता हूं, सेम इसी तरह। क्लोजिंग बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया वो 68,000 है। ये 68,000 जो अमाउंट आ रही है, तो नेचुरल सी बात है ये 68,000 नेट अमाउंट है, इसको भी ग्रॉस अप करो। सेवन टू 340। चल अब इसके बाद अब आप इसको अकाउंट बनाना शुरू करें। नीचे आइएगा, सेल्स।
सेल्स दी हुई है 273,000, लेकिन नीचे डाटा में क्या लिखता है कि कितने % क्रेडिट है? 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, 60%। तो मैं यहां सिर्फ क्रेडिट सेल्स लाता हूं, तो 270 कितनी थी? 273,000। 273,000 का 60% लो, 163800 56 सर 16 ना करो यार, 16 कहां से आ गया? सर 16 ही आ रहा है 273,000 का 60%। यस सर 1 लाख अच्छा ठीक है, 60 सॉरी 163 जी 800 800। ओके ठीक है, ये क्रेडिट सेल आ गई। अब नीचे डाटा में और क्या इंफॉर्मेशन दी है बैड इसके मुतालिक? प्रोविजन वो तो हमने निकाल दी, वो कह रहा है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन डाउटफुल डेट 6%। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट ऑफ 7 मिलियन वर रिटन ऑफ। जो बैड डेट रिटन ऑफ है वो क्रेडिट साइड पे आए, और 7 मिलियन है, और ये सारी अमाउंट 1000 में है, तो 7000 लिख देंगे। ये बैड डेट्स भी हो गए, और उसके बाद डेप्रिसिएशन है, अदर इनकम, बस खत्म हो गई कहानी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो अमाउंट आएगी ये कैश है, इस अमाउंट को निकालिएगा, वो 59,574 प्लस 163,800, इसको प्लस करके ये दोनों माइनस कर दो, तो दिस वन इज कैश। सर 144034 4034 14,034। अच्छा, ये जो अमाउंट आई है ये तो अभी सिर्फ आपने कैलकुलेट की है कैश रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है? ये कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स है 144034। फिर कैश सेल भी लेंगे आप। अब कैश सेल्स आपकी कितनी थी? कैश सेल्स सर 109200 109 200 200, ठीक है जी, इसको प्लस कर लें 253,234, ठीक है? ये आ जाएगा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये पहली वर्किंग आ गई। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे चलिए, इनकम स्टेटमेंट देखें। इनकम स्टेटमेंट में दूसरी चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल से मैंने परचेज निकालनी है, यकीनी बात है, बल्कि परचेज से भी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैश पेड टू सप्लायर्स। सप्लायर वर्किंग टू ओके जी, वर्किंग टू में सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए? परचेज निकालनी है। सीजीएस गिवन है, इसको परचेज में कन्वर्ट करना है। ऊपर देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो आपको इन्वेंट्रीज भी दी हुई हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। इसको एडजस्ट करके मैं परचेज निकाल सकता हूं। नॉर्मली हम कहते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीजीएस। तो अगर मैंने परचेज निकालनी हो तो सीजीएस में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी, ओपनिंग माइनस हो जाएगी। तो सीजीएस इज इक्वल टू परचेज इज इक्वल टू CGS प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब CGS क्वेश्चन में देखो कितनी गिवन है? 187,500। इसमें प्लस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखो ऊपर कितनी गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 58,000। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखो ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 45,000।
इसको कैलकुलेट करो तो ये मेरी परचेज आ जाएगी, हाउ मच, 187,500 प्लस 58,000 माइनस 45,000, सर 200 500 500। ठीक है जी, ये मेरी सर अभी परचेज जी परचेज निकली है। अब आप देखो ट्रायल बैलेंस में ही ऊपर, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड पेएबल भी दिए हुए हैं। अब ट्रेड पेएबल की मदद से मैं क्या निकालूंगा, कैश पे टू कस्टमर। लेकिन एक चीज याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि ये परचेज हो, इसमें नॉन कैश आइटम तो देखें कोई शामिल नहीं है। नीचे आइएगा, एक तो प्रोविजन वो इसमें सर शामिल नहीं होती, डिप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन वो कह रहे हैं 22.5 मिलियन है, जिसमें 70% डेप्रिसिएशन जो है वो रिलेट करती है किससे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो इस कॉस्ट ऑफ सेल में 60% डेप्रिसिएशन भी शामिल है, वो लेस करो। ये असल में जो अमाउंट आई है मैं इसको कह सकता हूं परचेज एंड डेप्रिसिएशन। अब मैंने परचेज निकालनी है तो क्या करूंगा, 200,500 की जो अमाउंट निकाली है उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन 22.5 मिलियन है और 70% डेप्रिसिएशन सीजीएस में है, यानी 22,500 का 70% लो और वो 200,500 से माइनस कर दो। अब मेरी परचेज आएगी सर 184,750 184,750। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आप लेजर बनाओ क्रेडिटर का। ये ऊपर आइएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ ट्रेड पेएबल। अब इसी में ट्रेड पेएबल का लेजर बनाता हूं। ट्रेड पेएबल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 39,000। जो आपने परचेज निकाली है वो क्रेडिट साइड पे आ गई, 184,750, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आपको गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 42,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो कैश लिख देंगे। सर 181,750 181,750, जीरो। ठीक है। ये सेकंड अमाउंट निकल आई 181,750। अब इससे आगे आगे देखिए, इनकम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग बना लो, यहां लिखो कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कन्वर्ट करो वर्किंग नंबर 3 में। अच्छा, अब वर्किंग 3 में देखें, अब हमें दिया क्या हुआ है, इसके लिए सिर्फ देखना ही होता है कि एक तो नॉन कैश कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग में से, ठीक है। यानी कैश बेस निकालेंगे, फिर उसके बाद अक्रूवल और प्री पेमेंट चेक करो पहले। ऊपर आइएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट साइड पे प्री पेमेंट कोई नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे अगर आप देखो तो अक्रूड लाइबिलिटीज गिवन है, अक्रूड लाइबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा पहले आपने काम क्या करना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो गिवन है वो लीजिएगा, जी कितने गिवन एक्सपेंसेस है बताइए। सर 46766। 46766। अब इसमें से वो तमाम एक्सपेंसेस जो इसमें इंक्लूड है नॉन कैश वो ले आओ। अब देखो इसमें 3 एक्सपेंसेस शामिल हैं। सबसे पहले प्रोविजन। अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन का जो डिफरेंस होगा वो यहां लाना है आपने। अब ओपनिंग प्रोविजन यकीनी बात है ज्यादा थी, कम थी, और क्लोजिंग ज्यादा थी, वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी प्रोविजन, ये इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन,
ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों यही निकाल लें। अब ओपनिंग प्रोविजन कैसे निकलेगी, दो तरीके हैं। एक तो ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है 59574, इसका 6% लो, कितना आता है जरा लीजिएगा इसका 6%। सर 3574 3574। या दूसरा तरीका ये है कि 59574 और 56,000 का डिफरेंस ले लो, तब भी वही आएगा। ठीक है जी, बल्कि यहां इस तरह लोगे तो ज्यादा बेहतर, इसलिए ताकि वो जो मिस्टेक है, अगर वो कैलकुलेशन एरर है वो सामने आ जाएगी। इसी तरह 72,340 का 6% लीजिएगा, 4340 4340। 4340। अब देख लो इन दोनों का डिफरेंस इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन, और कितने से इंक्रीज हो रही है? 766 766। ठीक है, ये 766 की अमाउंट यहां से मैं माइनस करूंगा, इंक्रीज इन प्रोविजन। इसके अलावा अब आगे चलिए, तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो दिए हुए वो भी इसी में शामिल है, उसको भी ऐड बैक कर दो। ये सब नॉन कैश है। बैड डेट 7000 के हैं, वो भी ऐड बैक कर दें, यानी माइनस कर दें, सॉरी, वो ऐड बैक तो इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे, डायरेक्ट में किसी तरह से लेने नहीं है, वो लेने हैं जो कैश बेस्ड है। और आगे डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन अब डेप्रिसिएशन सारी नहीं आएगी। 22,500 का 70% आप ले जा चुके हो, CGS में 30% यहां से लेस कर दो। हाउ मच? 6750। 6750। अब आप इनको प्लस माइनस कर लें इनको, तो देखिए क्या आता है, तीनों माइनस हो रहे हैं।3250 जी 3। 22550। ठीक है जी। अच्छा, ये अमाउंट का मैंने कैलकुलेट की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब इसके बाद अक्रूवल और प्री पेमेंट का लेजर बना देता हूं। अक्रूड लाइबिलिटीज का एक लेजर बनाएंगे जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका गिवन है। अक्रूड लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 18,000, जो यकीनन क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस 20,000 डेबिट साइड पे आएगा। और जो ये अमाउंट आ रही है 32,250, अक्रूड लाइबिलिटीज, ये आप यहां, ये एसओसीआई वाली अमाउंट है जो एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो इसका डिफरेंस आएगा वो कैश होगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 18,000 प्लस 32,250 माइनस 20,000, 30,250। ये अमाउंट यहां से माइनस कर 30,250। अब यहां तक मैं आ चुका हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक। आगे आइएगा अदर इनकम। नेक्स्ट है आपके पास अदर इनकम। तो अदर इनकम में कैश पे तो नहीं किया जाता ना, रिसीव होता है। अब यहां लिखोगे आप कैश रिसीव्ड अगेंस्ट अदर इनकम। और इसको वर्किंग फोर में कन्वर्ट कीजिएगा। वर्किंग फोर, इसमें से भी देखो एक चीज याद रखनी है अदर इनकम के, खास तौर पे अदर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो। एक तो वो ऑब्वियसली ऐसी इनकम जो आपकी नॉन कैश है वो नहीं आएगी। नंबर टू,
अगर कोई ऐसी इनकम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग से रिलेट करती है वो भी नहीं लेंगे आप। तो पहले जरा देख लेते हैं अदर इनकम गिवन कितनी है, 11,200। गिवन जो अमाउंट है वो 11,200। ठीक है जी। अब इससे नीचे एडजस्टमेंट आइएगा, अदर इनकम की एक अलहदा से एडजस्टमेंट गिवन है। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, अदर इनकम कंप्राइज्ड of gain of 3 million on disposal of vehicle for ₹12। ये जो 3 million का गेन है वो इसमें शामिल है। तो चूंकि ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, ये ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता, वो लेस कर दें। गेन ऑन डिस्पोजल $3 million। उसके बाद मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन, मेंटेनेंस इनकम इसी में आएगी, इसको लेस नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर विच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो रिडेम्पशन आपने की है डिबेंचर की, उस पर 10 रुपए डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट अब निकलेगा कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ये नॉन कैश है ऑफ डिबेंचर। ऊपर आइएगा, डिबेंचर्स दिए होंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें कि ओपनिंग डिबेंचर थे 20,000, क्लोजिंग डिबेंचर है 18,000। इसका मतलब 2,000 डिबेंचर्स आपके बन गए, ठीक है। और इस पे 10 रुपीज का डिस्काउंट है, और एक डिबेंचर 100 रुपीज का, ये भी जेन में रखना है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। तो 2000 इंटू 10/100 करूंगा, यानी 10 रुपीज डिस्काउंट अगेंस्ट अ वैल्यू ऑफ 100। तो ये 200 का आ गया, ये 200 भी इधर से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग एग्जैक्टली वही बनेगी जो मेंटेनेंस इनकम है। देख लो 3200 लेस करो, 88,000 आ गया। अब इसको वहां नहीं लाऊंगा अभी मैं, क्योंकि ऊपर देखो अक्रूवल भी इसकी भी दी हुई है, अनअर्न्ड इनकम, इसकी अनअर्न्ड मेंटेनेंस गिवन है। इसी वर्किंग को मैं यहां ला रहा हूं। इसके बाद अगला लेजर बनाओगे अनअर्न्ड मेंटेनेंस। अनअर्न्ड इनकम जो होती है इसका बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट? बोलिए। क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट सर। जी, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, बैलेंस BD 4,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 2,000 वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और जो इनकम आपने SOCI को क्रेडिट की है वो यहां डेबिट साइड पे आएगी। एक्सपेंस जो होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है यहां, और ये इनकम है 8,000। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 8 + 2 10 में से 4 लेस कर दो तो 6,000, दिस इज कैश, यानी 6 मिलियन। ये 6,000 की अमाउंट यहां ले आइएगा। ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद देखें कौन सा हेड है इनकम स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो देखो अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यस इंटरेस्ट पेबल, आगे तो कर लोगे ना, बोलो। यस सर। आगे तो वही है ना, सिंपल जो पहले भी किया, इनडायरेक्ट मेथड, उसमें कोई फर्क नहीं। अब नोट करो इसको।
जी कर लिया नोट? यस सर। ठीक है जी। देखिए अब एक छोटा सा चैप्टर, छोटा भी नहीं कह सकते लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको आज शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिक ही ज्यादा देता है, लेकिन ये याद रखना है इस पे क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल भी आ सकता है, इसलिए इसकी थ्योरी को भी जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, बल्कि रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर बुक से इसको पढ़ भी लेना। चैप्टर नंबर मेरे पास बुक में है 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी एनी स्टूडेंट, मुझे अब जरा आप लोगों ने मेरा साथ रहना है, थोड़ा सा हेल्प करें मेरी। कॉस्ट क्या होती है? बताइए कॉस्ट क्या होती है? जी एनीवन? खामोश हो गए हो? जी फ्रिया आप बताएं कॉस्ट क्या होती है? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया? जी चौधरी समर आप बताएं। सर कैश आउटफ्लो कह सकते हैं कि पेमेंट दे रहे हैं किसी चीज के लिए। हाँ, तो अब फिर एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या फर्क रह गया? देखिए ना, अगर दोनों ही अगर देखें तो बेसिकली वहां पर भी कैश आउटफ्लो है, एक्सपेंस में भी कैश आउटफ्लो है, तो फिर फर्क कहाँ पे आ गया कॉस्ट और एक्सपेंस में? कॉस्ट हम अकाउंटिंग में सर एसेट्स की बेस पे कह रहे होते हैं और एक्सपेंस सर। अच्छा ठीक है। देखो एक चीज याद रखिएगा, कॉस्ट की वैसे तो बहुत सी डेफिनेशन आप पढ़ोगे डिटेल में भी, एक बड़ी ब्रीफ डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ एंड इट इज गिवन इन वन ऑफ द फेमस बुक। वो लिखते हैं जी कि द प्रोसेस ऑफ accumulating, ऐसे कुछ बुक्स में accumulating की जगह कंबाइनिंग का वर्ड है, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं है। accumulating, expensing, expenses related to specific cost object। ठीक है जी। अब जरा इसको एक गौर से देखिएगा, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करते हैं रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। जरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फलां मुझे कॉस्टिंग कर दो, मैं आपसे कहता हूं मुझे कॉस्ट बताओ, तो आप फौरन क्वेश्चन करोगे किस चीज की कॉस्ट? आखिर आपका कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ना। इफ आई इंटेंड टू मेजर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर आई इंटेंड टू मेजर द कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो भी मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है,
स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं कॉस्टिंग करना चाह रहा हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग हुज कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड, जिसकी मैं कॉस्टिंग करना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट जब करूंगा उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉस्ट। मसलन मैं आपसे कहता हूं कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने एक फर्नीचर बाय किया, परचेज किया फ्रॉम लाइक चिन्योट इज वन ऑफ द फेमस सिटी, जहाँ का बड़ा फेमस है आपका फर्नीचर खरीदा आपने चिन्योट से 170,000 रुपीज का, ठीक है। आप उसको रावलपिंडी इस्लामाबाद लेकर आए और अब आपके पास मिस्टर ए आता है, वो कहता है जी बताओ आपने कितने में खरीदा है या कितने में आपको कॉस्ट किया। आप कहते हो जी कि मैंने 170 में बाई किया, तो ये गलत है। आप ये कहते हो जी कि मैंने 190 में मुझे कॉस्ट पड़ी है, दैट इज फाइन। देखो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मैंने खरीदा कितने में और मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी है। जब आप इसको सेल करने चाहोगे तो सेल प्राइस 170 के पॉइंट ऑफ व्यू से रखोगे या 190 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए। 190 ऑब्वियसली 190। क्यों? क्योंकि मेरी परचेज कॉस्ट अब 170 नहीं रही प्लीज, क्योंकि जब मैंने वहां से परचेज किया तो वहां से आगे मेरे एक्सपेंसेस भी हुए। कौन से एक्सपेंसेस? मसलन आपने वहां लोडिंग करवाई होगी, लोडिंग, अब यहां आकर अनलोडिंग, फिर आपको रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ी, आपको रास्ते में टोल प्लाजास पे करने पड़े एंड सो ऑन। हो सकता है कि जो गाड़ी आ रही है उसको रिफ्रेशमेंट देनी पड़ी आपको, उनके ड्राइवर्स को। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये सारी कॉस्ट ऐड करके हम कहते हैं 20,000 की एक्सपेंसेस लगे, तो अब 190 हो गई, तो दिस वन इज नॉन एज कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ परचेज। तो अब जरा गौर से इस डेफिनेशन को देखो, तो क्या मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को मैं एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, लेकिन उन तमाम एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट कर रहा हूं जो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। हियर माय ऑब्जेक्ट इज द परचेज, तो जो परचेज से उस वक्त रिलेट कर रहे हैं वो तमाम एक्सपेंसेस मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूं। दिस इज नॉन एज अवर कॉस्ट। सो कॉस्ट इज टेकन एज ब्रॉडर सेंस। मसलन कई स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करता हूं कॉस्ट, तो वो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या सर्विस बिजनेस की कॉस्ट नहीं होती? जब ऑडिट फर्म में जाओगे तो क्या आपकी ऑडिट फर्म की कॉस्ट नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी। एक बिजनेस, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो कोई गुड्स का बिजनेस नहीं कर रहा, वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज होगी। तो इसलिए हर एक बिजनेस की नेचर के हिसाब से उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो लिहाजा कॉस्ट को पहले अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा जरूरी था। अब आइएगा अगला, इसमें टर्मिनोलॉजी में आपके सामने लिख रहा हूं यूनिट कॉस्ट। व्हाट इज यूनिट कॉस्ट? एनीवन? ये तो बहुत आसान सवाल किया सर पर यूनिट कॉस्ट जो हम Yes. अगर ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगेगी उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ से उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन एक होता है कॉस्ट यूनिट। इसमें क्या फर्क है? एक फर्क मैं बता देता हूं आपको कि यूनिट मैंने पहले लिखा था, बाद में कर दिया, और कॉस्ट बाद में लिखा था, पहले कर दिया। ये फर्क मैंने बता दिया, इसके अलावा आप बता दो व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। करेंसी तो नहीं है सर? जी सेम है सर, जितने भी खर्चे ऐड किए उनमें से एक खर्चे को कॉस्ट यूनिट कहेंगे। ये कौन सी कहानी सुना दी? कॉस्ट यूनिट। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जब मैं यूनिट कॉस्ट में आता हूं, यूनिट कॉस्ट में मैं कहता हूं, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जी आप जो यूनिट बना रहे हो इसकी कॉस्ट क्या है? आप कहते हो जी 70 रुपीज है, लेकिन 70 रुपीज मेरे लिए इनफ नहीं है। प्लीज रिमेंबर, मुझे अगर आप कहते हो जी 70 रुपीज है, मसलन चले मैं आपकी एक और आसान आपकी लैंग्वेज पे आता हूँ, बड़े आसान लैंग्वेज में मैं कहता हूँ जी एक मिल्क मैन है, उससे पूछता हूँ कि जी दूध का रेट क्या है, वो कहते हैं जी 100 रुपीज। अब आपके ज़हन में कंफ्यूजन आ रही है
कि 100 रुपीज़ लीटर है या 100 रुपीज़ केजी है, दोनों हो सकते हैं। कुछ लोग केजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करते हैं, कुछ लीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ऑरेंज लेने जाते हो, वो कहते हैं जी 200 रेट है, आपके माइंड में आता है कि आप डजन के हिसाब से दे रहे हैं या केजी के हिसाब से दे रहे हैं। आपके नॉलेज में ले आऊं कि पाकिस्तान में बहुत से शहर ऐसे हैं, सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑरेंजेस आपको डजन के हिसाब से नहीं मिलते, आपको वेट के हिसाब से मिलते हैं। ये सिर्फ 2-4 शहर हैं ऐसे बड़े जहाँ पर हमें ये डजन्स में मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है यूनिट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहता हूं जी कॉस्ट कितनी है, तो आप क्लियरली बताओगे 100 पर लीटर। अगर यहां पर बताओगे 200 पर डजन या पर केजी, वट एवर इट विल बी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि वो यूनिट जिसकी कॉस्ट आपने मेजर करनी होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट, ठीक है। यानी अब मैंने कॉस्टिंग करनी है तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब आप ये तो नहीं लोगे ये यूनिट है, ये एक मार्कर है, यस ये भी एक यूनिट है, लेकिन जब मैं एग्स हाथ में पकड़ता हूं तो एग्स एक एग नहीं है, एग का यूनिट डजन होता है, मिल्क का लीटर होता है, बहुत सी चीजें जिनका केजी होता है, बहुत सी चीजें जिसका टन्स में होता है, एंड सो ऑन। तो हर एक का एक अपना क्राइटेरिया होता है जिसमें आप उसकी कॉस्ट को मेजर करते हो। तो ये याद रखना है, जिसमें कॉस्ट को मेजर किया जाए उसको कॉस्ट यूनिट कहते हैं। आपकी आसानी के लिए ये 200 यूनिट कॉस्ट और ये केजी कॉस्ट यूनिट, यानी वो यूनिट जिसमें आप कॉस्ट को मेजर कर रहे हो उसको हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट। ये बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट यूनिट एक दूसरे के लाजम मलजूम है, ये एक दूसरे के अलग नहीं हो सकते। आप जब भी कोई कॉस्ट निकालोगे तो उसके साथ कॉस्ट यूनिट जो है वो भी आपको चाहिए होगा। और आप दूसरी चीज एक और भी बता दूं, कॉस्ट यूनिट नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी चेंज होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास बॉल पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, पियानो बॉल पॉइंट्स, इससे मुख्तलिफ आते हैं, जैसे सिंपल, ठीक है। आप फोन करते हो फैक्ट्री में, जो भी ये बनाता है सैयद भाई, बड़ी फेमस पाकिस्तान की कंपनी है, उनको फोन करते हो, वो कहते हैं, आप पूछते हो जी क्या रेट है, वो कहते हैं जी 52,000 रेट है सपोज। कहते हैं यार दिमाग खराब हो गया इसका, 52,000 दे रहा रेट, ठीक है। अब उसके बाद आप होलसेलर के पास जाते हो या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से रेट लेते हो, कहते हैं जी 9,000 रेट है। होलसेलर के पास जाते हो, उससे बात करते हो, वो कहते हैं जी 110 रेट है। आप कहते हैं यार ये कुछ तसल्ली वाला है। आप रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर को जाके पूछते हो क्या प्राइस है, वो कहते हैं जी 10 रुपीज पर बॉल पॉइंट है। नाउ लुक एट द थिंग, ये सारी बॉल पॉइंट्स ही तो हैं, लेकिन हर एक का अब अगर ये प्राइस डिफरेंट है, कॉस्टिंग भी उसी में की जाती है। याद रखना, जिस चीज में सेल किया जाता है कॉस्ट भी मैं उसी में निकालूंगा ना, ताकि मैं प्रॉफिट निकाल सकूं। तो ये याद रखिए, ये जो आपको रेट दे रहा है इसके लिए यूनिट एक पेंसिल नहीं है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री एक पेंसिल सेल नहीं करती। हो सकता है मैं नहीं लिख रहा ये कितने हैं, पर एक कार्टन नाम ले लो, लार्ज कार्टन, ये भी एक स्मॉल कार्टन हो सकता है, ये एक पैकेट हो सकता है, ये पर यूनिट हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है, हर नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी यूनिट कॉस्ट जो है वो, आपकी कॉस्ट यूनिट जो है वो डिफर कर रहा होता है, वो सेम नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब मैं आपसे कहता हूं एक यूनिट की कॉस्ट निकालो, तो मेरे माइंड में फौरन आता है ये एक यूनिट है। नो, एक यूनिट एक कार्टन भी हो सकता है, एक यूनिट एक टन भी हो सकता है, ठीक है। जिस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो और सेल कर रहे हो वो यूनिट है आपका, जिसमें आप प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो यूनिट होता है। तो यूनिट डजंट मीन अ वन यूनिट। मैं बार बार ये लफ्ज हमेशा कहता हूं कॉस्टिंग में, दिस इज नॉट मीन अ वन यूनिट। यस, वन यूनिट इज अ यूनिट एज वेल, बट नॉट ईच इन ईच टाइम कि वन यूनिट मीन वन यूनिट, वो डिफर करता रहेगा और होता रहता है डिफरेंट, ठीक है। अब कॉस्ट में आइएगा, कॉस्ट की टाइप्स।
टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इसको हम मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेवियर का मतलब क्या है? देखें, बिहेवियर को समझने के लिए पहले आपको यह देखना है कि कॉस्ट कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, देखिए कॉस्ट को वेरिएबल क्यों कहा जाता है? कि कॉस्ट सेम नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। हर वो चीज जो चेंज हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेम नहीं रह सकती, कॉस्ट के अंदर चेंज आती रहती है। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कौन सा वेरिएबल है? सॉरी, ये जो कॉस्ट है ये कौन सा वेरिएबल है? दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। कॉस्ट इज बोलिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएंस, कौन सा आएगा? शाबाश, ऊंची बोलो। खाना नहीं खाती हो सुबह सहरी के वक्त? अभी भी आवाज नहीं आई। सोए हुए बैठे हो? डिपेंडेंट है सर। जी सर डिपेंडेंट है। भाई मेरे आर्मी स्टाइल में बैठा करो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, अब यस सर कहा ना, पता लगा मुझे। तो याद रखिएगा कि वेरिएबल जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद चेंज लाते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इस पर डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट आपका डिपेंडेंट है। अगर कैसे कभी ऐसा हो सकता है कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं, बल्कि कैसे होगा? इफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज कॉस्ट विल इंक्रीज, इफ द प्रोडक्शन विल डिक्लाइन कॉस्ट विल डिक्लाइन। यानी कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन। तो अब बिहेवियर का मतलब क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। अब मुख्तलिफ बिहेवियर होंगे। लाइक ऐसा भी बिहेवियर होगा कि आपके यूनिट बढ़ते रहें, कम होते जाएं, कॉस्ट में कोई चेंज ना आए। ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएंस जो है प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहे, और उतना जितनी ये चेंज हो रही है उतनी ये चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि उतनी चेंज ना हो। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नॉन एज फिक्स कॉस्ट। अभी सिर्फ लिखिएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, ये नहीं कर सकेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड, स्टेप फिक्स कॉस्ट, stepped fixed cost, and number 4 is semi variable cost। इसको हम नंबर 3 पे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन कोई फर्क नहीं, नंबर 4 भी लिख दिए। ठीक है जी, तो अब ये जरा अटेंडेंस लगवा लें।